चांदी सदियों से हमारे इस्तेमाल में है, कभी गहने के रूप में, तो कभी सिक्कों के रूप में, तो कभी खाने के रूप में। यानी सिक्कों से लेकर के हमारे भोजन तक में चांदी का इस्तेमाल होते आया है, और वो भी सदियों से, आदि अनादि काल से होते आ रहा है। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया कि ये चांदी आखिरकार आया कहां से है? ये चांदी जो है कहां पर सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, कहां पर के लोगों ने सबसे पहले इस्तेमाल किया? चांदी हमें सिक्के के रूप में भी दिखता है, हमें गहने के रूप में भी दिखता है, हमें बर्तन के रूप में भी दिखता है, तो हमें कुछ सजावट के सामानों के रूप में भी दिखता है, तो कभी हथियारों के रूप में दिखता है, और कभी भोजन के रूप में भी इस्तेमाल होता है, जैसे चांदी का तवक, जो कि पान में और मीठे में या बहुत सारे चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल है कि सबसे पहले ये आया कहां से? किसने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया? कहां पर सबसे पहले लोगों को चांदी मिला, और कैसे इस चांदी का शुरुआत हुआ, और आज वर्तमान में ये चांदी का किस तरीके से एग्जिस्टेंस है हमारे सोसाइटी में? तो चलिए समझते हैं। जय हिंद, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन के आज इस कहानी में हम बात करेंगे चांदी के बारे में, चांदी अर्थात सिल्वर के बारे में। सबसे पहला जो हमें सिल्वर का प्रमाण दिखता है वो दिखता है टर्की में। 3000 बिफोर क्राइस्ट में सबसे पहला सिल्वर माइंस टर्की में मिला। उस वक्त टर्की को एंटोलिया बोला जाता था, और इस एंटोलिया से निकलने वाला सिल्वर ओर जाता था मैसेलियन सिविलाइजेशन के पास। ये माइसेलियन सिविलाइजेशन ग्रीस में पड़ता था, और ये माइसेलियन सिविलाइजेशन के लोग इस सिल्वर ओर को रिफाइन करते थे और रिफाइन करके इस्तेमाल में लाते थे। लेकिन ये काफी कठिन, काफी हार्ड प्रोसेस हुआ करता था, और कहते ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता पड़ा एक इजी प्रोसेस का, और उस तरीके से एक इजी प्रोसेस हमें मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्यूपिलेशन प्रोसेस। और क्यूपिलेशन प्रोसेस हमें मिला 2500 बिफोर क्राइस्ट में। ये माइसेलियन सिविलाइजेशन के लोग के द्वारा ही जनरेट किया गया था, जिसमें काफी आसान तरीके से इस सिल्वर को रिफाइन किया जाता था और इस्तेमाल में लाया जाता था। लेकिन 1200 बिफोर क्राइस्ट आते आते ये माइसेलियन सिविलाइजेशन समाप्त हो जाता है, और इसी के साथ साथ टर्की का ये सारा का सारा जो माइंस था, सिल्वर माइंस, वो भी बंद हो जाता है। फिर काफी समय बाद 400 बिफोर क्राइस्ट के आसपास ग्रीस के एथेंस में लॉरियम नाम से एक इलाका हमें मिलता है, जहां पर बहुत बड़ा, बहुत अधिक विशाल सिल्वर का हमें माइंस मिलता है। और यहां से निकलने वाले सिल्वर एंटोलिया, सार्डिन, इन सभी इलाकों में जाने लगते हैं, और अपने ड्यूरेबिलिटी की वजह से, अपने मजबूती की वजह से सिल्वर काफी अधिक यहां पर पॉपुलर होने लगता है। इसके बाद ये सिल्वर पहुंचता है 7th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में टर्की, और यहां पर टर्की में इस सिल्वर का सबसे पहला कॉइन्स का हमें एविडेंस दिखता है। टर्की के लेडिया नामक स्थान में सबसे पहली बार सिल्वर को एज ए कॉइन्स इस्तेमाल करना शुरू किया गया था, और धीरे धीरे ये सिल्वर कॉइन्स के रूप में बहुत अधिक पॉपुलर होना शुरू हो जाता है यहां से। अब सवाल है कि भारत में ये चांदी का सिक्का कब इस्तेमाल आता है? तो भारत में कहा जाता है हिस्टोरियन के द्वारा कि 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में शक राजाओं ने सबसे पहले सिल्वर को एज ए कॉइन्स इस्तेमाल करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि ये शक रूलर जो थे वो रोमन के साथ करते थे मसालों का व्यापार, और रोमन इन्हें देते थे बदले में चांदी के सिक्के। और चांदी का सिक्का जो था वो रोमन एम्पायर से जो आ रहा था हमारे देश में, तो शक राजाओं के पास काफी अधिक मात्रा में चांदी का सिक्का जमा हो जाता है, और ये शक रूलर उस चांदी के सिक्के को अपने अनुसार, अपने लोगों के साथ ढाल करके बाजार में इंट्रोड्यूस करते हैं, और इस तरीके से चांदी का सिक्का भारत में इंट्रोड्यूस होता है। आपको पता है, इसी चांदी के सिक्के की वजह से रुपए शब्द का इजाद होता है। संस्कृत में एक वर्ड है रुपैकम, जिसका मतलब होता है चांदी का सिक्का, और इसी रुपैकम शब्द से शेरशाह सूरी ने 1526 ईस्वी में रुपए शब्द का इस्तेमाल किया, वो भी चांदी के सिक्के के लिए ही किए थे, और तब से ये रुपए शब्द आज तक प्रचलित है हमारे देश में। चांदी के बारे में इतनी बातें तो समझ गए, लेकिन सवाल है कि चांदी का जो वैल्यू है, प्राइस है, वो किस पे डिपेंड करता है?
वो बाकी चीजों की तरह डिमांड एंड सप्लाई पर। अगर डिमांड अधिक होगा, सप्लाई कम होगा, तो प्राइस भागेगा। इसे आप ऐसे भी समझो, चूंकि टर्की के माइन से ये सिल्वर निकल रहा था, तो टर्की में ये सिल्वर सस्ता था और ये इस्तेमाल हो रहा था, यानी एक्सपोर्ट किया जा रहा था ग्रीस में, तो ग्रीस में ये महंगा था क्योंकि ग्रीस में डिमांड था इसका। समय के साथ वर्ल्ड के बाजार में, वैश्विक बाजार में, ये सिल्वर का प्राइस और अधिक बढ़ना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि भारत में भी चांदी का सिक्का बनने लगा था, तो कंजप्शन अधिक हो रहा है और सप्लाई कम हो रहा है, जिसकी वजह से इसका रेट और अधिक डे बाय डे बढ़ने लगा। यहीं पर देखते हैं कि 1200 बिफोर क्राइस्ट आते आते टर्की का जो सिल्वर माइंस था वो पूरे से समाप्त हो जाता है और उस वक्त फर्स्ट सेंचुरी एडी से लेकर के काफी समय तक जो लोरियम का सिल्वर माइंस है वो नंबर 1 बना रहा। लेकिन फिर उसका भी दौर समाप्त होता है और उसके बाद स्पेन का सिल्वर माइंस 1000 सालों तक इस सिल्वर के मार्केट पे राज करता रहा। इसी बीच में चांदी का कीमत और अधिक बढ़ा, क्योंकि अमेरिका में भी चांदी के माइंस हमें मिल गए और वहां से भी चांदी निकाला जाने लगा। लेकिन केवल सप्लाई नहीं बढ़ा, सप्लाई जितना बढ़ा उससे कहीं गुना अधिक डिमांड बढ़ चुका था। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि इंडिया का पूरा स्पाइस ट्रेड जो है वो इस सिल्वर करेंसी पर डिपेंडेंट था। यहां तक कि चाइना के मिंग डायनेस्टी के रूलर भी पेपर करेंसी को हटा करके सिल्वर करेंसी में कन्वर्ट हो गए थे। तो डिमांड बहुत अधिक बढ़ चुका था और उस मुकाबले सप्लाई नहीं था और इसी कारण से सिल्वर का प्राइस डे बाय डे बढ़ता ही चला जा रहा था। अब एशिया और इंडिया में भी सिल्वर की डिमांड बढ़ रहे थे, लेकिन विडंबना ये था कि एशिया के केवल जापान में ही सिल्वर माइंस था, जिस वजह से डिमांड तो बढ़ रहा लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ रहा और रेट बढ़ते जा रहा। इसी बीच में अगर देखा जाए तो 16वीं से लेके 18वीं सदी तक वर्ल्ड का 80% सिल्वर जो निकल रहा था या जो मार्केट में दिख रहा था वो अमेरिका और मेक्सिको के माइंस का था और इस अमेरिकन और मेक्सिको के माइंस पे कब्जा था स्पेन का। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये जो सिल्वर, जो कि 80% सिल्वर स्पेन के कब्जे वाले माइन से निकल रहा था, वो ज्यादातर भारत आ रहा था, क्योंकि भारत से ट्रेड हो रहा था पूरे वर्ल्ड में, भारत से जो रॉ मटेरियल था पूरी दुनिया को जा रहा था और बदले में सिल्वर कॉइन्स अपने यहां पर एंटर कर रहा था। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, भारत में सिल्वर बहुत अधिक इकट्ठा हो गया और जिसकी वजह से सिल्वर का भाव भारत में गिरने लगा और गोल्ड का बढ़ने लगा। लेकिन यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, इन सबों से बिल्कुल अलग। क्या? सिल्वर के माइंस के बारे में। ज्यादातर सिल्वर माइंस बेसिकली सिल्वर माइंस नहीं है, वो या तो गोल्ड, कॉपर, जिंक या लेड के माइंस है। सिल्वर उनका केवल बाय प्रोडक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान के कई सारे जिंक फील्ड है जहां से सिल्वर मिलते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, सिक्किम, इन सबों के अदर माइन से हमें सिल्वर मिलते हैं। तो सिल्वर बेसिकली बहुत सारे अलग अलग मेटल के माइंस का बाय प्रोडक्ट होता है। यहां पर सिल्वर के बारे में और एक महत्वपूर्ण बात भारत को लेकर के, भारत के आम जनजीवन में सिल्वर इस तरीके से घुल मिल चुका है जिसे अलग करना मुश्किल है। सिल्वर काफी समय से, मतलब सदियों से भारत में इस्तेमाल हो रहा है। यहां पर एक अनुमान बताता है, एक आंकड़ा बताता है कि हर साल 4000 टन सिल्वर भारत के लोग इस्तेमाल करते हैं ज्वेलरी के रूप में और इन्वेस्टमेंट के रूप में। 13 टन सिल्वर पर ईयर हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेडिसिनल यूज में और भोजन के रूप में। भोजन के रूप में जैसे आप देखते हो मिठाई के ऊपर या पान के ऊपर चांदी का जो परत रहता है। एक आंकड़ा बताता है कि हर साल भारत 3000 टन सिल्वर इंपोर्ट करता है, मंगवाता है और इस तरीके से भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिल्वर इंपोर्टर बना हुआ है। तो उम्मीद है आप सबको सिल्वर की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी और चीज के इन्वेंशन के साथ, उसके इवोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो शेयर करके सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।